Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. चलो बताओ मुझे कोरिलेशन के कॉन्सेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोरिलेशन एंड प्लीज आप लोग अपना नेम के साथ रोल नंबर मेंशन किया करो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. मोहित, Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। संगीता कुमारी एंड मोहित कुमार, just rename yourself, mention your roll number and ID. मुझे बताइए कोरिलेशन में कोई प्रॉब्लम है? टर्म्स कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग है जो नहीं समझ आ रहा है? बताओ, फिर हम लोग नहीं होगा तो फिर एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। और मैंने आप लोगों को कहा था क्वेश्चन सॉल्व करके देखने के लिए, किया है किसी ने? किसी ने भी बोलो हाँ या ना। यस मैम, आवाज आ रहा है। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? बताओ क्या ऐसा है जो नहीं समझ में आया कोरिलेशन में, ये बताओ। जो समझ आ रहा है वो मत बताओ, क्या नहीं समझ आ रहा है वो बताओ। सब समझ में आ चुका है? फिर मैं पूछ लूं क्वेश्चन। मैम एक बार और बता दीजिए ना शुरू से। शुरू से मतलब क्या? कोरिलेशन टर्म से। यस यस मैम। जब पूछने के लिए बोलते हैं तो आप लोग बताने बोलने लगते हो, और ऐसे किसी को कुछ सब कुछ समझ में आ रहा होता है। चलो ठीक है, और कोरिलेशन से शुरू से बताना है। और किसी को कोई प्रॉब्लम? टेल मी। तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, पढ़ोगे तब तो प्रॉब्लम होगी। वही होता है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है, मतलब माइंड में कुछ होता ही नहीं है। ये वैसा वाला क्लियर है। देखो एक बार हम ओवरव्यू दे देते हैं क्या क्या टर्म्स है, ठीक है? देखिए कोरिलेशन जो वर्ड है, ये रिलेशन डिफाइन करता है। पहले तो ये चीज समझो, रिलेशन डिफाइन करता है। एंड रिलेशन वर्ड अगर आ रहा है तो मुझे बताओ, ऐसा कभी हो सकता है सिर्फ एक ही इंडिविजुअल का रिलेशन की बात करें? आपका रिलेशन आपसे है सपोज, तो ये रिलेशन मैम क्या वैलिड है? हाँ बोलो। हम आपका आवाज कट कट के आ रहा है। मेरा आवाज कट रहा है? नहीं मैम ठीक है, No, ma'am. ठीक है. आवाज ठीक आ रहा है। चलो, तो देखो हो सकता है आदित्य आपकी तरफ कुछ इशू हो, नेटवर्क एरिया में आ जाइए। कोरिलेशन वर्ड जो है वो रिलेशन डिफाइन करता है, ठीक है? पहले तो ये देख लो, रिलेशन वर्ड से बना है। कोरिलेशन मीन्स को वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कोई बता सकता है? को वर्ड एटलीस्ट टू जहां हो, जोड़ने के लिए। जोड़ने Ma'am, के आप. लिए, मोर देन वन टर्म हो तभी। Yes, ma'am. यस मैम। सो अब एक से ज्यादा टर्म है तभी रिलेशन की को डिफाइन करते हैं।
कोरिलेशन ऐसा टर्म है जहां मैथमेटिकली हम रिलेशन, आपका रिलेशन आपसे भी डिफाइन कर सकते हैं, बट ऐसा केसेस पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता, बट हाँ किया जा सकता है, मैथमेटिकली किया जा सकता है। ऐसे जनरली हम लोग जब कोरिलेशन वर्ड डिफाइन करते हैं तो एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं जिसके बीच आप रिलेशन डिफाइन करते हैं। वो रिलेशन कैसा है? रिलेशन अगर मान लो सोशल वर्ड में इसको समझो तो रिलेशन क्या हो सकता है? बहुत अच्छा रिलेशन, हैप्पी, ऐसा कुछ हो सकता है। आप दोनों फ्रेंड हो, दोनों फ्रेंड का एक अच्छा परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन हो, बहुत फ्रेंडली हो, क्लास में हो सकता है बहुत ज्यादा फ्रेंडली ना हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो रिलेशन ये जो हम सोशली देखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, टर्म वहीं से आया है, बट यहाँ पे हम उसको मैथमेटिकली मेजर करने की कोशिश करते हैं। जब हम कोरिलेशन टर्म डिफाइन कर रहे हैं तो हम उस चीज को मैथमेटिकली स्टडी करने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, कोरिलेशन जो हम स्टडी करें, किसी दो इंसान का रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन है, फ्रेंडली है, नहीं है, ये सब स्टडी करके हमारा जो सोशल टर्म्स और इन्वायरमेंट है, दो कम्युनिटी के बीच कैसा रिलेशन है, तो ये सब हम स्टडी कर सकते हैं, हमारा थोड़ा सोशल नॉलेज बढ़ेगा इसके लिए। लेकिन अगर हमें इसे अपने फायदे के लिए यूज करना है, कहीं ना कहीं बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना है, कोई ज्यादा इफेक्टिव इंफॉर्मेशन यूज करने, मतलब इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए करना है, तो हम इसका कैसे यूज करेंगे? जैसे मैनेजमेंट फील्ड, मैंने बहुत बार एग्जांपल दिया है, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेल्स, प्रोडक्शन, प्राइस, डिमांड, तो ये सब क्या टर्म है? ये रिलेशन हम स्टडी करना चाहते हैं क्योंकि हमारे लाइफ को वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। हम बहुत सारा ऐसा रिलेशन भी स्टडी कर सकते हैं जो हमारे लाइफ को इफेक्टिवली बहुत ज्यादा इफेक्टिवली वो हमें क्या कहा जाए, कहीं ना कहीं पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे डाल रहा है या नहीं, ये जानने के लिए कर सकते हैं। या फिर ये चीज जानने के लिए कर सकते हैं कि उसका हम यूज कैसे करें। जैसे मुझे पता है अगर प्राइस ड्रॉप हो रहा है, मार्केट में कुछ ऐसा कंडीशन है, तो डिमांड ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। किसी चीज का प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू मार्केट वो कहीं ना कहीं उसका डिमांड कम हो जाएगा। ये हमारा एक गेस है, एक एक्सपीरियंस है, या फिर को ऑब्जर्वेशन है। लेकिन एक्चुअली वो कैसे हो रहा है, कैसे उसका बिहेवियर है, वो जानना होता है हमें, और उसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना होता है। हम इसलिए उसको बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि हमको उसका इम्पैक्ट देखना है मार्केट का। या फिर किसी और भी रिलेशन में ले लो, कुछ भी और ऐसा इफेक्टिव डोज, जैसे मान लीजिए यही इफेक्ट देखना चाह रहे हैं कि अभी जो सुन रहे हैं को कोविड-19 का केस आया है, वैक्सीन लेना इफेक्टिव है या नहीं, तो इसके बीच भी रिलेशन देख सकते हो कि वो इफेक्टिव है या नहीं, जो लोग लिए हैं उनका क्या कंडीशन है अभी, सर्वाइवल रेट क्या है। तो ये सब देखने के लिए हम लोग कोरिलेशन टर्म स्टडी करते हैं। अब देखो, कोरिलेशन कोई बोल देगा अच्छा रिलेशन है, कोई बोल सकता है नेगेटिव रिलेशन है। जब सोशली हम लोग इस चीज को देख रहे हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड है, अच्छे फ्रेंड नहीं है, ऐसा कुछ बोला जा सकता है, लेकिन उसे हम मैथमेटिकली मेजर नहीं कर सकते। मैथमेटिकली मेजर करने के लिए, क्योंकि हमें किसी के कहने के बेसिस पे, जैसे मान लो आप दो फ्रेंड बोल रहे हो बहुत अच्छे फ्रेंड है, तो हम सिर्फ उसके बेसिस पे अगर कुछ भी जजमेंट कर ले वो बहुत अच्छा नहीं होगा। कोई वो ठीक कर रहा है तो सिर्फ 2 4 10 लोग बोल रहे हैं उसके बेसिस पे हम डिसीजन कर ले तो वो अच्छा, कहीं ना कहीं डाउटफुल हमेशा रहेगा। तो हम जो रिलेशन है उसको मैथमेटिकली मेजर करते हैं, क्यों? ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि अगर 10 लोग बोल रहे हैं तो 10 लोग 10 अलग अलग राय दे सकते हैं, और 10 अलग अलग राय पे अगर हम काम करना शुरू करें तो पता चला जिंदगी भर काम ही करते रह गए और फिर भी कुछ काम नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जिस पे हम भरोसा कर सकें, एक रिलायबल इंफॉर्मेशन, एक कंफर्म एनवायरनमेंट हमें मिल पाए, जिससे हम जो भी रिजल्ट तक पहुंचे वो हमारा कहीं ना कहीं एक रिलायबल कंडीशन में हो, मतलब हम उस पर बिलीव कर सकें और उसके अकॉर्डिंग कुछ वर्क कर सकें। तो कोरिलेशन को हम मैथमेटिकली मेजर करने का टेक्निक ढूंढते हैं।
अब मैथमेटिकली मेजर करने का टेक्निक जो ढूंढा जाता है उसमें जैसे दिया है कि इक्वेशन मैथमेटिकली मेजर करना है तो आपको कोई ना कोई मैथमेटिकल इक्वेशन डिफाइन करना होगा, जिसमें एक इक्वेशन डिफाइन किया गया है y इज इक्वल टू ax प्लस बी। ठीक है, क्लियर है? समझ रहे हो क्यों है? यस मैम। अब देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल सबको समझ में आ सकता है, प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंडिचर सब लोग समझ सकते हैं, बाकी फैक्टर्स समझ में आए या ना आए, हो सकता है जो मैनेजमेंट फायदा नुकसान तो सबको समझ में आता है। जैसे मान लो यस मैम। y इज इक्वल टू ax प्लस बी है, x आपके घर का मान लो इनकम है, ठीक है, आपके घर का इनकम है, और y आपके घर का एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, कभी भी एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम पे डिपेंड करेगा या नहीं? किसी के घर का भी हो, किसी भी करेगा मैम। लाइफ का हो, आपके पास जितने पैसे होंगे खर्च उतना ही करोगे, उसी के हिसाब से करोगे। ठीक है, Yes, ma'am. अब देखो, जो इनकम आपने लिया, जो भी इनकम आपको हुआ है, उस इनकम पे कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर कर दो या फिर कुछ और भी कर दो, जो भी करो। तो y और x जो है इस पूरे इक्वेशन में, इस y को और इस x को तो आप समझ गए। अब इसके साथ एक टर्म है एसोसिएटेड a और b, जो कि शायद क्लियर नहीं है। जैसे देखो, अब b जो टर्म है, मान लो किसी के घर का इनकम कम है, तब भी कभी कभी आप देखते होंगे कि एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। मंथली इनकम कम है बट एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखता होगा, ऐसा कभी दिखा है किसी के फैमिली में? No, ma'am. सर्व किया है? नहीं, Yes, ma'am. कभी कभी होता है। कभी कभी ऐसा जो होता है वो कैसे होता है वो भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो फैमिली इनकम अभी कम है, ठीक है, लेकिन उनके पास एग्जिस्टिंग वेल्थ, जो पहले से कमाया हुआ कुछ पैसा होगा, कुछ सेविंग होगा, वो फैक्टर मान लो ज्यादा है, तो क्या वो एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा या नहीं? बताओ। Yes, ma'am. बढ़ा सकते हैं। जो existing wealth है, मान लो किसी के घर घर ही बहुत ज्यादा कुछ रखा हुआ हो, प्रॉपर्टी वैसा कुछ, रेंट पे वो कुछ भी ऐसा टर्म जिसकी वजह से उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जा रहा है। इनकम, मंथली इनकम वो नहीं है, वेरिएबल नहीं है, कोई कांस्टेंट इनकम है, या कुछ मान लो कुछ सेविंग करके रखा हुआ है बैंक में बहुत सारा पैसा, तो कहीं ना कहीं वो चीज उसको अफेक्ट करेगा इस एक्सपेंडिचर को। ठीक है, तो ये जो बी आप टर्म लिखते हैं, वो मान लो वो एग्जिस्टिंग वेल्थ है जो पहले से है उसके पास। अब ये भी एक्सपेंडिचर को डिपेंड करेगा, इसलिए मैंने इक्वेशन क्या लिखा था, y इज इक्वल टू ax प्लस बी। क्यों? क्योंकि इस इनकम पे तो डिपेंड कर रहा है एक्सपेंडिचर, साथ में पहले से जो पैसा हमारे पास है उस पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखो, ये जो इनकम है, ये जो ए टर्म, बी भी क्लियर हो गया? बी क्लियर है? एग्जिस्टिंग वेल्थ। Yes, ma'am. अब देखो, ये एग्जिस्टिंग वेल्थ ना, कभी कभी जैसे मैंने पॉजिटिव वाला तो बता दिया, मान लीजिए बहुत सारा प्रॉपर्टी पहले से रखा हुआ है, कभी कभी ऐसा भी होता है बहुत सारा नेगेटिव प्रॉपर्टी रहता है, मतलब बहुत कर्जे में है आप, तो ये जो साइन दैट विल बी इन माइनस। एक तो इनकम है जो हो रहा है वो हो रहा है, कभी कभी ये माइनस में भी हो सकता है, जैसे बहुत से पहले से बहुत सारा कर्जा लेके रखा है, इनकम है वो कम है, उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर, तो कहीं ना कहीं उस पर भी एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है। तो ये हमेशा मत मानना कि हमेशा एग्जिस्टिंग वेल्थ का मतलब वो भी हो गया जो आपका नेगेटिव वेल्थ है, मतलब आप कर्जा लेके ही शुरू किए हैं बहुत सारा, मतलब मेरे पास पैसा था ही नहीं, नेगेटिव अमाउंट से शुरू कर रहे हैं, सो ऐसा कुछ है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अब देखो, ये ए जो फैक्टर है वो क्या है? दिस ए फैक्टर इज, मान लीजिए मंथली इनकम, जैसे अभी हो रहा होगा, अभी कोरोना के केसेस में बहुत सारा ऐसा जो बिजनेसमैन होंगे और ऐसा बहुत सारे सैलरीड पर्सन भी होंगे जिनका इनकम कम हो रहा होगा, तो ये जो इनकम है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और उसका कुछ ना कुछ एवरेज, ये जो ए टर्म होता है वो एवरेज चेंज इन वाई, क्या बोल रहे हैं, वर्ड सुनना, एवरेज चेंज इन वाई, वाई में एवरेज चेंज व्हेन एक्स इज चेंजिंग,
ये बताता है। x का वैल्यू जैसे जैसे बदल रहा है तो y में एवरेज क्या चेंज आ रहा है वो बताता है ये a। अब देखो कभी कभी होता है किसी एक मंथ में ज्यादा इनकम हो गया, किसी मंथ में कम इनकम हुआ, किसी तरह जो इम्पैक्ट हुआ, तो उसका जो एवरेज इम्पैक्ट है वो a वाला फैक्टर कंपेयर करता है, जो भी एवरेज चेंज होगा। कभी कभी बहुत ज्यादा इनकम हो जाता है किसी मंथ में, बिजनेस के केस में ये चीज ज्यादा होता है, किसी मंथ में बहुत ज्यादा प्रॉफिट, किसी मंथ में बहुत ज्यादा गेन सॉरी लॉस, और किसी मंथ में एवरेज चल रहा होता है, कुछ यस मैम। टाइप का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ये इनकम आपका नील ही हो जाए, लेकिन हाँ नील होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सपेंडिचर भी नील हो जाए, उसका हो सकता है इस वेल्थ एग्जिस्टिंग वेल्थ पे डिपेंडेंट हो। तो इस तरह से ये मैथमेटिकल इक्वेशन डिफाइन किया गया है। ठीक है, समझ गए इस मैथमेटिकल इक्वेशन के डिफाइन करने का मतलब क्या है? y इज इक्वल टू ax प्लस b। Yes, ma'am. यस मैम। क्लियर है? अब देखो इसी चीज को आप एग्जांपल इनकम एक्सपेंडिचर छोड़कर कुछ भी और ले सकते हो। जैसे इनकम एक्सपेंडिचर मैंने जनरल एग्जांपल लिया, अब मान लो इसमें कुछ और ले सकते हो। जैसे मान लो ये सेल्स है या फिर प्रोडक्शन है, चलो ये प्रोडक्शन है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, और ये जो है वो सेल है। अब बताओ प्रोडक्शन पे सेल डिपेंड करेगा? Yes, ma'am. यस मैम करेगा। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सेल भी ज्यादा होगा, सेल यस मैम। ज्यादा होगा, कुछ नहीं रिलेशन होगा। अब देखो इस केस में ये भी हो सकता है आपके पास सपोज एक्सपेंडिचर ये दिखा रहा हो, ठीक है, या फिर ये सेविंग हो। सेविंग और एक्सपेंडिचर में भी रिलेशन हो सकता है, जितना ज्यादा आप एक्सपेंडिचर करने वाले हैं सेविंग आपकी उतनी कम होगी, कम होगी। जितना ज्यादा सेविंग सेविंग करेंगे उतनी ज्यादा एक्सपेंडिचर कम होगा। ऑब्वियसली। तो ये चीज इस तरह का रिलेशन हमें जब जहां भी समझना होता है वहां हम कोरिलेशन स्टडी करते हैं। जहां भी ऐसा रिलेशन हमें फाइंड करना है और जहां एग्जैक्टली फाइंड करना है, ये सब टर्म हमें पता है। प्रोडक्शन पे सेल डिपेंड करता है, बट कितना डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए कितना डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है, हमें ये जानना होगा। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट का कुछ ना कुछ बिहेवियर स्टडी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, सेल बढ़ाएंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, जो कुछ भी करेंगे अकॉर्डिंगली हमें करना है। क्योंकि हमारा पूरा का पूरा प्लानिंग बेस्ड होगा ऑन दैट रिलेशन। समझ रहे हैं? हमारा पूरा मार्केटिंग प्लानिंग इसी पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए हमें ये रिलेशन जानना बहुत जरूरी होता है और इसलिए हम इस कोरिलेशन टर्म को स्टडी करते हैं। ठीक है, यस मैम। क्यों स्टडी करते हैं? क्लियर है? यस मैम। बाकी सबको बताओ। yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम ये क्यों स्टडी करते हैं वो समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद है कैसे स्टडी करते हैं, मतलब फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा एक चीज, एक टर्म कर लीजिएगा आप लोग। कोरिलेशन अगर टर्म डिफाइन करना हो ना, तो यहाँ पे कोरिलेशन वर्ड जो है, मैंने क्या कहा, एक सोशल वर्ड है, सिंपल, बट इज द कोरिलेशन। कोरिलेशन जो है वो एक सिंपल रिलेशन को डिफाइन करने वाला सोशल टर्म है। जब हम उसे मैथमेटिकली पढ़ते हैं तो टर्म आता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। वर्ड जो यूज करते हैं दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है अगर पूछा जाता है तो आप ये बोल सकते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ term which defines the extent of relationship between the two variables. Extent of relationship क्या बोल रहा है? x और y कितना रिलेटेड है, कितना ज्यादा कितना कम, ये बताता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, कोरिलेशन वर्ड आप क्या कर रहे हैं, सोशल मीनिंग जो हम यूज कर रहे हैं, जब हम उसे मैथमेटिकली मेजर करने लगे देन वी आर डिफाइनिंग द टर्म इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेजर्स, और वो मेजर जो होगा वो दैट इज मैथमेटिकल मेजर। मैथमेटिकली हम उसको मेजर करते हैं द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स।
ठीक है, जहां जो वेरिएबल था वो सेल प्रोडक्शन था, इनकम एक्सपेंडिचर था, सेविंग्स और एक्सपेंडिचर था, एडवर्टीजमेंट और सेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो आपको जो वर्ड डिफाइन करना है, अब इसका नोटेशन क्या है? सो कोरिलेशन वर्ड इज डिनोटेड बाय आर, और आर और एक्स वाई अगर आप ले ऐसे डिनोट करते हैं, कभी कभी सिंपली आर भी लिख देते हैं, कभी कभी आर एक्स वाई लिखते हैं। आर एक्स वाई क्या बता रहा है? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। क्लियर है? एक्स और वाई का रिलेशन। सो कोरिलेशन जो है वो क्या बता रहा है? रिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। अगर मान लो आर यू वी लिखा है, दैट मीन्स कोरिलेशन क्या बता रहा है? रिलेशन बिटवीन यू एंड वी। ठीक है, सो इसको हम डिनोट इससे करते हैं। अब इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे आपका मीन पढ़ा था, मोड पढ़ा था, मीडियन पढ़ा था, तो वो सब क्या था? रिलेशन डिफाइन कर रहे थे, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन था, बेसिस पे हम मीन मीडियन मोड डिफाइन कर रहे थे। सिमिलरली कोरिलेशन को चूंकि हम मैथमेटिकली मेजर कर रहे हैं, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला डिफाइंड है, एंड दैट इज 1/n summation xi minus x bar into yi minus y bar. This being divided by under root variance of x and variance of y. ठीक है, ये जो टर्म है, ये जो फॉर्मूला है, उससे हम लोग क्या निकाल रहे हैं? कोरिलेशन। अब वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई आपको पता है पहले से? ये बताओ। डिस्पर्शन में हमने पढ़ा था ना वेरिएंस। सो वेरिएंस यहाँ जो लिखा है ये वही वेरिएंस है। बताओ, यहाँ तक क्लियर है? दिस इज डिफाइंड एज दिस टर्म वेरिएंस एंड वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई। और जहां x एक डेटा होगा और y का कुछ डेटा होगा, इन दोनों का आप कोरिलेशन डिफाइन, वेरिएंस डिफाइन कर रहे हैं। ये निकाल सकते हैं आप डेटा से। न्यूमरेटर वाले टर्म को छोड़ दो, अभी ये निकल जाएगा या नहीं? यस मैम। मैम एक एग्जांपल से समझाइए ना। वो एग्जांपल देके ही बता रहे, पहले फॉर्मूला क्लियर हो जाए उसके बाद ना डिफाइन करेंगे, तभी ना एग्जांपल हम इस फॉर्मूला पे सॉल्व करेंगे। ओके मैम। ठीक है, तो वेरिएंस तो निकाले हुए हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स वाई। कोवेरिएंस क्या है और क्या टर्म है वो देखते हैं। चलो अब ऐसा कर लेते हैं हम, x का एक वैल्यू है और y का कोई वैल्यू है। इक्वेशन याद रखो वही, y इज इक्वल टू ax प्लस b। अब देखो, मान लो जब आप x, आपका इनकम 10,000 रुपए था, हम 10,000 को 10 लिख रहे हैं सर, तो आपका एक्सपेंडिचर 8 था। ठीक है, 8,000 आप खर्च कर दिए, बाकी का 2,000 बचा लिए। इसी तरह मान लो अगर 12,000 इनकम है तो कुछ 11,000 खर्च कर दिए, मान लो ज्यादा खर्च कर दिए। इसी तरह मान लीजिए आपका इनकम और बढ़ गया 14,000, सपोज आप 12,000 खर्च कर रहे हो। इसी तरह एक डेटा और ले लो, चलो 4 ले लेते हैं एटलीस्ट। मान लीजिए 16,000 आपका इनकम बढ़ गया और आपने 15,000 खर्च कर दिया। चलो ऐसा हो सकता है ना? ठीक है, कर सकते हैं ऐसा? कोई डाउट? नो मैम। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले देखो डेट, इस फॉर्मूला से हमको यूज करना है। जब भी कोरिलेशन निकालना है तो कोरिलेशन निकालने के लिए इस फॉर्मूला को यूज करना है। तो इसमें हम लोग को देखो जो टर्म सबसे पहले और सबसे आसानी से दिख रहा है, x बार निकालना और y बार निकालना। ठीक है, हम निकाल सकते हैं x बार y बार। कैसे निकालेंगे? इन सबका सम करो, टोटल सम करो तो 10, 12, 14, 16 क्या होगा? बामन। ठीक है, ये 52 आ गया। अब बताओ इस 52 को कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितने मंथ का सैलरी हम दिए हैं? 4 मंथ का। 4।
4 से डिवाइड कर दो, चलो क्या आ रहा है? 13 आ जाएगा मैम। ठीक है, ये 13 क्या आया? एवरेज एवरेज जो आपका इनकम था, एक्स क्या था? इनकम, एवरेज। ये एवरेज इनकम आ गया, ठीक है। यस मैम। अब एवरेज एक्सपेंडिचर निकाल लो। वाई 46 है मैम। 46 है, 46 डिवाइडेड बाय दैट इज 1 और आपका टर्म क्या होगा? 10 12.5 12। अच्छा हाँ 11 पॉइंट एक 1 हुआ, ये आप 0 डालेंगे इस पे तो 60 आपका क्या आ रहा है? 4 2 4 2 8 हो जाएगा ना, 1 होगा ना, 11 पॉइंट समथिंग ना। yes ma'am 11.5 मैम 11.5 5 किसी ने 12 कहा। चलो ये टर्म आ गया, ये हमारा क्या मिला? एवरेज। एवरेज इनकम ऑफ वाई। ठीक है, एवरेज इनकम नहीं है, ये एक्सपेंडिचर था। वाई क्या था? एक्सपेंडिचर था। यस मैम। और ये इनकम है। ये इतना मिला हमें, ठीक है। अब क्या करना है? हमें एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है, ठीक है। कोरिलेशन यस मैम। हमें एक्सपेंडिचर। अब बताओ नेक्स्ट कॉलम में हम लिख सकते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार। यस मैम। यस मैम से ये 13 घटाओ, क्या आएगा? -3। क्या लिखा है? एक्स आई माइनस एक्स बार, तो एक्स आई दिस वन और एक्स बार 13, तो घटाएंगे क्या होगा? 13 माइनस मतलब सॉरी 10 माइनस 13 -3 -3। 12 में से घटाओ क्या होगा? -1 14 में से 13 1 1 और 13। फिर 33 3 60 ठीक है, ठीक यहाँ तक कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा कॉलम क्या है वो निकालो। वाई आई माइनस वाई बार बोल रहा है। वाई। यस मैम। चलो नेक्स्ट कॉलम, वाई आई में से वाई बार घटा दीजिए। क्या आया था वाई बार? ध्यान में रखिएगा। 11.5 -1.5 8 में से 11.5 घटेगा, बताओ क्या होगा? -1.5 3.5 3.5 माइनस -3.5 11 में से 11.5 सो माइनस 5। 5.5 2.5 नेक्स्ट 0.5 सॉरी0.5 होगा मैम। 0.5 हो गया। नेक्स्ट 15 में से घटाइए 11.5। 3.5 3.5 ठीक है, क्लियर है इतना? यस मैम। yes ma'am अब देखो इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट इधर का हम इरेज कर दे रहे हैं, टेबल का पार्ट हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, दिक्कत ना हो। सारा टेबल रहना जरूरी है अभी बोर्ड पे। चलो ये टेबल जो नेक्स्ट कॉलम हम बना रहे हैं टेबल में, वो हमारा है एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। बोलो कोई दिक्कत यहाँ? नो मैम। है ना? नो मैम अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इस टर्म को, इन दोनों को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 इंटू 3 यस मैम। क्या होगा? 3 इंटू 3 9.5 10.5 3 5 9 15 होगा, ज्यादा 10 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। 10.5 होगा मैम। 10.5 ओके। दूसरा का 5 होगा। 10.5 दूसरा हो जाएगा -1 है और ये है तो 0.5 हो जाएगा। उसमें तीसरा का भी 0.5 होगा। ठीक है, ये भी 0.5 हो गया और ये भी आपका 10.5, 5 हो जाएगा। ठीक है। चलो इतना करने के बाद हमें क्या करना होता है? वेरिएंस 1 याद है? वेरिएंस। देखो लिख दे रहे 1/n समेशन
FI होता था यहाँ, लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ नहीं गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा, XI माइनस X बार का होल स्क्वायर। ठीक है, यही वेरिएंस का फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे कोरिलेशन में, क्योंकि कोरिलेशन अगर रहेगा ना तो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, रेयरली मिलेगा आपको, बाई चांस। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अब XI माइनस X बार तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, यहाँ देखो, इसी यस मैम। स्क्वायर कर देना है। तो अब इसका 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। मूव। ठीक है, सो ये टर्म का स्क्वायर कर दो, दिस इज व्हाट 9, नेक्स्ट का स्क्वायर 1, नेक्स्ट का स्क्वायर भी 1 और 3 का स्क्वायर 9। 9। इसी तरह YI माइनस Y बार का होल स्क्वायर कर दो, जो टर्म है उसका स्क्वायर क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 12.5 by 25, 12.25। 12.25। ओके, पॉइंट के बाद 25 नहीं बोला जाता, 25। 25। 5 का क्या हो जाएगा, 25। 0.25। 5 का फिर से आपका वही टर्म है 0.25, नेक्स्ट 12.25। 25। सारा टर्म हमें मिल गया, मिल गया। यस मैम। अब इस फॉर्मूला पे पुट कर दो बस, लेकिन इस फॉर्मूला पे पुट करने के लिए हर जगह देखिएगा दिस इज समेशन, दिस इज समेशन, वाई वाले में भी समेशन होगा। आपको क्या करना है, इस कॉलम का सम इस प्लस कर देना है, सबको ऐड कर देना है। यस, ठीक है, तो उसको हम यस कर मैम। देते हैं, इधर से ये हम इरेज कर दे रहे हैं, डायरेक्टली रख देंगे। अच्छा, n का वैल्यू यहाँ कितना है, कोई बता सकता है, व्हाट इज n? निकालना पड़ेगा। निकालना नहीं पड़ेगा, सिंपली 1 2 3 4 है ना, जोड़ लो बस। दिस इज 1 फर्स्ट मंथ की सैलरी, सेकेंड मंथ की, अच्छा। थर्ड मंथ की Yes, सैलरी, फोर्थ मंथ की सैलरी, बस इतना, 4 हो गया। यस मैम। जितना भी रहेगा प्रोडक्शन सेल महीने का रहेगा ना, तो वो भी वैसे ही निकलेगा। सो दिस इज 4 ओनली। अब देखो कोरिलेशन को हम सिंपली R से लिख देते हैं, यहाँ था 1/4, 1/n था, 1/4 लिख दे। यस यस मैम। सम कितना आया है बताओ, 5 5 10 15 20 0। पहला का 22 आएगा। 22 ना, दिस इज 22 यस। डिवाइडेड बाय इसका सम, अंडर रूट में था ये फॉर्मूला, और साथ में 1/4 भी था। यस मैम। 4 इंटू इन सबको जोड़ो, 9 9 18 2 20। इस यही चीज इसका आने वाला है, नेक्स्ट करिएगा 1/4, 20। ये x का था, वो दूसरा y का हो जाएगा, इंटू इसका सम करो, 25 होगा मैम। 25 होगा, 24। यस मैम 25 होगा। सो दिस इज 25। अब इसको डिवाइड कर लो 4 से, इसको और इसको 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, और पॉइंट Yes, 2 है 20, सो 5.4, 5 4 सॉरी 5 4 ना 5 हो जाएगा, 5 होगा मैम। हाँ 5.5, ठीक है। सो दिस इज 0.5 न्यूमरेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में देखो, ये 5 हो जाएगा। और ये आपका कितना, 24 1 0 6.2 25। 6.25, so यस मैम। Yes, ma'am. 5 into 6.25, 5 इसको वैल्यू निकाल लो तो क्या आता है 5 से मल्टीप्लाई करके, 1 सेकंड मैम। 0.25। अंडर रूट, हाँ अंडर रूट, 31.25। पहले 6.25 को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन अंडर रूट कर लीजिए। यस मैम। 31.25 आएगा मैम। अच्छा, और उसको अंडर रूट करेंगे तो
तो अब झमेला रूट Yes, ma'am. 30 अंडर रूट 31.25 को क्या लिखेंगे? बताओ, जो आएगा डिवाइड करके वही हमारा आंसर है, ठीक है? 5.55 समथिंग आ रहा है मैम। 5.55। अच्छा चलो, अगर ऐसा आ रहा है ना 5.59। 59 आ रहा है, अच्छा तो ऊपर भी Yes, ma'am. पॉजिटिव आएगा ही। चलो एग्जैक्टली और मान सो मान ये लीजिए मैम। 1 है, ठीक है? अब देखो, कोरिलेशन का वैल्यू 1 आया, मतलब जितना आपका एक्सपेंडिचर है आप कहीं ना कहीं उतना ही खर्च कर रहे हैं, और खर्च कर रहे हैं। खर्च का रेट जो है सेम ही जैसा है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ठीक है? समझ रहे हैं? यस मैम। अगर कोरिलेशन आता है तो हम बहुत बोलेंगे कि हाई कोरिलेशन है। हाँ, इनफैक्ट अगर 1 आ जाता है ना, कोरिलेशन देखो कभी भी होगा ना, एग्जैक्टली 1 इस केस में नहीं आना चाहिए, 1 से थोड़ा कम आएगा। ये चीज कुछ हम लोगों ने हो सकता है मिस्टेक किया हो, एग्जैक्टली 1 नहीं आएगा। अगर पॉइंट में हम लोगों ने बहुत सारे Yes, ma'am. के बाद नहीं लिया है इसलिए 1 आ रहा है, बट एग्जैक्टली 1 नहीं आएगा। एग्जैक्टली 1 पता है कब आता है? जब आप ये पूरा जो 10, 12, ठीक है, 14, ये 16 जो टर्म्स आप ले रहे हो, एग्जैक्टली जो आया आपका इनकम, और आप उतना ही पूरा का पूरा खर्च कर दो, ये रिलेशन है वो परफेक्ट पॉजिटिव होता है। जितना इनकम हुआ सारा का सारा खर्च, Expense. देन दैट इज 1। लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा कम ज्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए नियर टू 1 यहाँ पे जब भी आएगा ना, दैट इज नियर टू 1, ये एग्जैक्टली 1 नहीं आएगा। और कभी भी कोरिलेशन का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे, बट ये चीज दिमाग में रखो, कभी भी कोरिलेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए, ये कभी नहीं होगा। अगर आ रहा है, इनकेस आप कुछ कैलकुलेशन करो और अगर आ जाए 1 से ज्यादा, तो समझ लो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर हो रहा है, ठीक है? ये चीज हमेशा नोट करके रखना। कोरिलेशन मैम मैम यहाँ जो हम्म, मैम जो रूट अंडर में था 31.25, उसका जो रूट अंडर निकालने पर 5.5 नहीं होगा। हाँ 5.5 में आ रहा है, तो हाँ तो मिस्टेक वही, कुछ भी कर सकते हो लेकिन कभी भी 1 नहीं आ सकता, ये चीज दिमाग में रखिए। आ रहा है रूट करके, रुको 1 मिनट, 31.5 आ रहा था, 5.52 बोल रहे थे ना आप लोग, 1 मिनट रुको मुझे कर ही लेने दो। 5 into 6.25 पहले है, दैट इज 31.25, ठीक है? रूट 31.25 इज इक्वल टू 0.59। हाँ ठीक है, 0.59 आ रहा है ना, तो ठीक है, आप उतना बोल ही रहे थे आप लोग। देखो 1 मिनट, अगर इसी चीज को हम इस चीज को यहाँ पे करके दिखा सकते हैं। अगर 0.59 ही आ रहा था तो यहाँ पे आपका 5.5 ऊपर आ रहा है न्यूमरेटर में, 50 मान लो, यहाँ पे क्या आ रहा है 5.59 आ रहा है, तो क्या, यस मैम, तो अब ये क्या होगा, पॉइंट में आ ऑब्वियसली जाएगा। कम ही आएगा ना, यस मैम। तो दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है? 0.93 आ रहा है, यस मैम, ये तो बोलबे किया था 5.59। 0.559 है ना, दैट इज 0.98 आ रहा है कोरिलेशन, 0.98। 9 देखो 0.98 आया बट एग्जैक्टली 1 नहीं आएगा। एग्जैक्टली 1 कब आएगा, इस केस में आएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगर ये सब ध्यान में रखते हैं ना तो आपका आंसर गलत होने का चांसेस ना 0% है, ठीक है? मैम अटेंडेंस ले ली है? नहीं ले ली, ले लीजिए मैम। मैम भेज दिए अटेंडेंस आपके व्हाट्सएप पे।
सब लोग म्यूट कर लो एक बार। बच्चा डिस्कनेक्ट भी बना दिया जाए, कुछ रहता है। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग आप लोग को शेयर कर देते हैं, वो भी बना के देखना, ठीक है? यस मैम। ओके मैम, और शेयर कर दीजिए। मेरी बात एक चीज ये भी नोट कर लो, ये जो लिखा है ना, ये करके आप जरूर देखना। ओके मैम। कॉन्सेप्ट एकदम। और एक काम ये भी करना, जस्ट डेटा को उल्टा कर देना। एक काम और करो, मेरी बात समझ लो, तो शायद कंफ्यूजन कोरिलेशन में नहीं होगा। अगर आप, मैंने क्या कहा, एक बार इस डेटा को एग्जैक्टली कॉपी कर लो और एक बार क्या करना, 10, 12, ठीक है, 14, 16, इस डेटा को जस्ट रिवर्स ऑर्डर में चलो, 16, 14, 12, 10 एंड 10, इसको स्टडी करके देख लेना। ये इतना, इन दोनों पे आप कोरिलेशन करके निकाल के देख लो, ठीक है? इसका कोरिलेशन निकाल के देखना खुद से। यस मैम। बताना मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना क्या रिजल्ट आ रहा है, और ये भी आप करके देखना। मैं आंसर आपको पहले बता दे रही हूँ, इसका आंसर +1 आएगा और इसका आंसर -1 आएगा। आंसर मैं बता रही हूँ, आपको बस इस चीज को वेरीफाई करना है ये आ रहा है या नहीं, ठीक है? करके देखना, उस ओके मैम। रहेगा रेंज क्या होने वाला है, ठीक है? ओके देन, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट डे करते हैं। इतना प्रैक्टिस करके आप लोग रखिएगा, और मैं कुछ क्वेश्चन शेयर कर देती हूँ, आप कैलकुलेट करके देखना, ठीक है? अटेंडेंस हो चुका अटेंडेंस, मैंने अभी जस्ट ले लिया।